अशोक जी, एक सवाल ये भी है कि जो ईवीएम है इस पर हमेशा से जब भी कोई चुनाव आया है तो जो विपक्षी पार्टी है वो हमेशा सवाल उठाती है। बात है कि सत्ता पक्ष नहीं उठाता सवाल, विपक्ष उठाता है। और कई देशों के अंदर तो जो वहां के प्रमुख हैं उन्होंने खुद बोला है कि हम जो है ईवीएम पर विश्वास नहीं करते। और सर आप खुद देखिएगा कि ईवीएम तो एक ईवीएम मशीन है सर। आजकल तो एक मोबाइल पे मैसेज आता है, मैसेज खोलते हैं हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। तो जब इतने बड़ा टेक्नोलॉजी साथ में हैक करने वाले बैठे हैं तो सर ईवीएम कोई भगवान थोड़े ना कि जिसको कोई अपने काबू में नहीं कर पाएगा सर। तो सर सवाल ये कि ईवीएम पर बार बार जो उठते सवाल हैं, क्या ये तकनीक की कमजोरी है सर या फिर ये राजनीतिक अविश्वास का नतीजा है सर? तकनीक की कमजोरी कुछ नहीं है, तकनीक तो बड़ी स्मार्ट है मेरे को लगता है। लेकिन एक जो कहते हैं ना पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल विल का मतलब खाली पॉलिटिशियन की विल नहीं। पॉलिटिकल विल का मतलब होता है आपकी जो एक इच्छा शक्ति है, आपकी इच्छा शक्ति है कि नहीं है। इच्छा शक्ति जज की भी देखने पड़ेगी। आप इतने साल से कोर्ट कवर कर रहे हो, एक बेसिक कानून जो नर्सरी का बच्चा भी बता देगा किसी को कि कोर्ट कभी भी कोई फैसला जिससे किसी का नुकसान ना हो रहा हो उसको एक्स पार्टी भी कर देती है। अगर किसी फैसले से किसी का नुकसान नहीं हो रहा और किसी की एक दुखती रग का समाधान हो रहा है तो कोर्ट एक्स पार्टी भी फैसला कर सकती है। ये बैलेट पेपर वाला चक्कर ऐसा है मामला कि कोर्ट एक्स पार्टी भी चाहे तो कह दे कि कोई बैलेट ईवीएम नहीं होगा, ईवीएम सब धांधला है, सब बैलेट पेपर से होंगे, तो ये एक्स पार्टी फैसला भी वाजिब होगा। क्योंकि सारी कंट्रीज में आप देखिए, जर्मनी में, जापान में, अमेरिका में, जितनी भी एडवांस कंट्रीज हैं उसमें इन्होंने ईवीएम बंद कर दिया है क्योंकि ईवीएम फुल प्रूफ हो ही नहीं सकता। ईवीएम में धांधले की पूरी गुंजाइश रहती है। वो जो एक कोई कविता सुना रहा था एक आदमी, उसमें बोल रहा था कि कोई कह रहा था कि हाथ पे मोहर लगाएं, कोई कहता है बैल पे मोहर लगाएं, कोई कहता है इस पे मोहर लगाएं। तो वो कहता नहीं, आप किसी भी वोट लगाएं, वोट हमारे को ही पड़ेगा। वो मैं सर बता देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, कवि है। तो उन्होंने मंच से कह रहे थे कि जब भाजपा के बारे में बता रहे थे तो कि जो है एक मंच से ऐलान हो रहा था और जो कांग्रेस पार्टी का नेता है वो कह रहा था कि हाथ पर निशान लगाए जनता से। तो समाजवादी पार्टी के नेता है वो कह रहे थे साइकिल पर निशान लगाएं, और बहुजन समाज पार्टी के कह रहे थे कि हाथी पर निशान लगाएं। ऐसे महाराष्ट्र के नेता अपनी पार्टी पे कहते हैं कि हमारी पार्टी के निशान, चुनाव चिन्ह पर हाथ निशान लगाएं। तो उधर से भाजपा का नेता खड़ा हुआ, उसने बोला कि आप किसी पर भी निशान लगाएं, वोट तो हमारी खाते में आएगा। तो यही मैं बता रहा हूँ ना। तो तब भी अगर सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिख रहा तो सुप्रीम कोर्ट को गिराबान में झांकना पड़ेगा। कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट अपनी गिराबान में नहीं झांक रही है। सुप्रीम कोर्ट सोच रही है हम सुप्रीम है। आप सुप्रीम नहीं है, आप जनता के नौकर हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सर्वेंट। अगर प्रेसिडेंट सर्वेंट है तो प्रेसिडेंट ने जो लोग लगाए हैं वो तो नौकर के नौकर हो गए। वो अपने आप को माई लॉर्ड समझते हैं। वो समझते हैं हम तो बिल्कुल सुप्रीम है, हमारे को कोई चेक नहीं कर सकता। कुछ फैसले तो ऐसे करते हैं इन्होंने, बिल्कुल मैं समझता हूँ बड़ा एक दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग ऐसे फैसले करते हैं जिनको लोग माई लॉर्ड कहते हैं। हमें भी आदत पड़ गई है बोल बोल के माई लॉर्ड। तो गलत एक सिस्टम ये भी चेंज करना चाहिए कि माई लॉर्ड का सिस्टम खत्म करके इनको सर बोले, योर ऑनर बोले, इतना काफी है। मतलब माई लॉर्ड करके इतना हम लोगों ने इनको सर पे चढ़ा लिया है कि ये आदमी को आदमी नहीं समझते हैं। कई लोग मैं कह रहा हूँ, ज्यादातर लोग, बल्कि मैं ये कहूँगा कई लोग से, अब पहले हम कई लोग कहते थे, अब ज्यादातर लोग कहते हैं। वो मुरलीधर जैसे लोग कम है जो उन्होंने बोर्ड पे लगाया कि मेरे को माई लॉर्ड मत कहें। उनका लिस्ट में आता था कि मेरे को प्लीज माई लॉर्ड मत कहें, आप मेरे को सर बोले, योर ऑनर बोले। सर काफी है। बड़े किसी भी हम आपस में भी जो 2 साल बड़ा होता है उसको कहते हैं कि सर क्या हाल है। ठीक बात है। तो ये इनको सारा सिस्टम ये टोटल कनेक्टेड है ना महेश जी, कनेक्टेड है ये चीजें। जो सोल है, जो आत्मा से काम करते हो, जो आपने इच्छा शक्ति कही, इच्छा शक्ति कहाँ से डेवलप होती है? इन्हीं चीजों से, आदतों से होती है। आदतों से होती है। जो हमने पहले भी बात की थी कि हम फंडामेंटल ड्यूटी की बात नहीं करते हैं, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी जब तक नहीं करोगे, अपनी आदतें इंप्रूव नहीं करोगे तो करेक्टर कैसे बनेगा? टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, जो फ्रीडम फाइटर्स के जो विचार रहे हैं उनको हम फॉलो करें, ये फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। लेकिन इस पे कोई काम नहीं होता है।
इसलिए आप ज्यादातर लोग आज देखोगे तो उनकी परवरिश नहीं हुई है, परवरिश हुई ही नहीं है, वो पाले गए हैं। वो एक बड़े अच्छे फिलोसफर ने लिखा है कि आपका लहजा, आपका किरदार बता देता है कि आपकी परवरिश हुई है कि आप पाले गए हो। पाला कौन जाता है, आपको पता है ना, लोग क्या कहते हैं, उसने वो पाला हुआ है। तो ज्यादातर लोग आजकल इस पोजीशन पे ऐसे आ गए हैं जो पाले गए हैं, जिनकी परवरिश, जिनको मिली ही नहीं बेचारों को, वो परवरिश ही नहीं मिली। अब चंद्रचूड़ उसके बच्चों क्या परवरिश मिली है, वो तो पाले गए हैं कि कह दो चीफ जस्टिस का बेटा हूं, कहने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है चीफ जस्टिस का बेटा आ गया, वो जज सुनते हैं, चीफ जस्टिस का बेटा है, सुनो सुनो क्या कह रहा है। तो ये जो पाले गए हैं लोग, इनसे छुटकारा करके जिन लोगों की परवरिश हुई है आप जैसे लोगों की, उनको पोजीशन, उनको पावर, उनको एक हथियार एक मतलब राइट मिलना चाहिए, पावर मिलनी चाहिए डिसाइड करने की लोगों की क्या होगा, नहीं तो ऐसे चलता जाएगा। तो बड़ा मैं एक किस्सा बताऊंगा सर आपको कि जब एक चैनल में था, मैं ब्यूरो चीफ था, तो उसके जो मालिक हैं, तो मालिक के उनके जीजा जी एनआरआई हैं, विदेश से आए थे, तो उनकी बेटी का केस था, तो बेटी को परेशान था, तो उनके दामाद के खिलाफ केस डाला हुआ था। तो जो उनके दामाद हैं, उन्होंने जो है हाई कोर्ट के बहुत बड़े वकील, वो बाद में भी बड़े पद पे थे, उन्होंने उनको किया हुआ था, लड़के वालों ने मतलब। और जो लड़की वाले थे, जो हमारे चैनल के मालिक हैं, उनके जीजा जी एनआरआई, उनकी बिटिया थी। तो सर ये देखिएगा कि उन्होंने भी यहाँ पे एक बड़ा वकील किया, तो लेकिन बड़े वकील के साथ जो हाई कोर्ट में जज थे, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, तो जो हाई कोर्ट में जज थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच के उनके बेटे को भी उन्होंने हायर किया हुआ था। और बेटा जो है जूनियर था, वो तो बहुत सीनियर वकील भी उन्होंने किया हुआ था, लेकिन बेटा सिर्फ इस बात का था कि जो सीनियर वकील हैं, बहुत सीनियर थे, उनके साथ सिंपली वो कोर्ट में खड़ा होता था, पेश होता था, जैसे एक जूनियर, बिल्कुल जूनियर खड़ा होता है असिस्टेंट के जैसे। लेकिन क्योंकि उनके फादर हाई कोर्ट में थे और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जज बन गए, और सीनियर एडवोकेट के साथ वो खड़े हैं, तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा आपने जो इनको क्यों किया हुआ है? कहते नहीं, मैं समझा करो 2 लाख रुपए मेरे इन हर डेट पे इनके नाम के जाते हैं, जाने दो, लेकिन इनसे मुझे फायदा है। बताइए सर, सीनियर एडवोकेट को अलग पैसा दे रहे हैं जो कर रहा है, जूनियर का जो उनका बेटा है सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट, उनका बेटा, उसको वो हर डेट पे 2 लाख रुपए दे रहे थे सर। बताइए, साथ खड़े होने का। आप ये देखो ना महेश जी, मेरे को उस व्यक्ति को छोड़, इससे असर क्या होता है, आम व्यक्ति को कैसे इंसाफ मिलेगा? तो आम व्यक्ति भी सोचता है यार मेरे को ऐसा कोई वकील करना पड़ेगा जिसकी फेस वैल्यू। तो आम व्यक्ति जो कंज्यूमर है, कोर्ट किसके लिए बनी है? कोर्ट कंज्यूमर के लिए बनी है, ऐसे फन्ने खा के लिए नहीं बनी है। कोर्ट जिस कंज्यूमर के लिए बनी है उसको क्यों नहीं आप तसल्ली देते कि जो मर्जी वकील कर लो, हम अच्छे से सुनेंगे? तो वो ये होता है कि वो हमारे वकील को तो सुना ही नहीं, तो कहते हैं सुना ही नहीं, आपने तो वकील किया नहीं, तो जज साहब का बेटा करते हो, किसी अच्छे अफसर का बेटा करते आप, तो आपकी सुनवाई हो जाती। तो ये सारा सिस्टम करना पड़ेगा ना। आप दूसरी एक बात कर रहे थे, कर ले, मेरे को 11:15 निकलना भी है। अच्छा, ओके, ठीक। जो आप एक और इम्पोर्टेंट आप कर रहे थे वो जस्टिस, हाँ मैं सर उस पर आता हूँ भी सर उस पर मैं आता हूँ। उसमें पहले मैं सर आपसे ये बात करना चाहूंगा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था, जिसमें चीफ जस्टिस जो हमारे चंद्रचूड़ जी थे, उनका फैसला आया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने उसे असंवैधानिक बताया, उसे गैर कानूनी बताया। लेकिन सर जो चुनावी फंडिंग की सच्चाई सामने आई, उस पर जो है जनता का भरोसा अदालत पे बढ़ा या कम हुआ? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड उसको तो उन्होंने गैर कानूनी बता दिया, लेकिन वो जो पैसा है कहीं वापस कराया जाए या किसी फंड में ट्रांसफर कराया जाए, या पैसा किसने किसको क्यों दिया उसकी कोई जांच कराई जाए, जैसे कोयला घोटाला हुआ था, उसके अंदर उन्होंने जो है जस्टिस आर.एम. लोढ़ा जी थे चीफ जस्टिस, उन्होंने कोयला घोटाला सारा कैंसिल भी किया, सारे एलोकेशन कैंसिल किए, साथ में उन्होंने सीबीआई को बोला कि सब पे अलग से क्रिमिनल केस भी रजिस्टर करो और देखो किस कहां दान ली हुई। तो 2 फैसले आए थे एक तरह से देखा जाए तो। इसमें उन्होंने इलेक्टोरल बोर्ड को गैर कानूनी बता दिया पर साइलेंट हो गए बिल्कुल। ये बात आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। आपने कहा ये लिविंग एग्जाम्पल है इस बात का, जो हम कहते हैं ना ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड, ये बिल्कुल लिविंग एग्जाम्पल है उसका। आप कह रहे हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, ये रिश्वत है, तो वो पैसा भी उनको कह रहे हो कि इस्तेमाल करते जाओ 6,000 करोड़। आपने उसी टाइम एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर क्यों नहीं किया कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो और इन पे सब पे FIR हो? जो भी पार्टी, जो ऐसा होता है जब कंपनी या कोई पार्टी कसूर करती है, कानून तोड़ती है या कोई कसूर जुल्म करती है, तो उसके जो सर्वोसर्वा हैं, दोज हु आर मैनेजिंग दैट, तो उन पे केस चलता है। तो वो टीम जो टॉप 3-4 लोग थे उन पे मुकदमे क्यों नहीं बने, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? 6,000 करोड़ आप कह रहे हो इलीगल है, लेकिन ना पैसा वापस करो ना अरेस्ट हुआ।
तो पब्लिक का फेथ कहाँ बना? पब्लिक को तो फेथ उड़ गया इससे कि आप खुद ही कह रहे हो इलीगल है, तो फिर पैसा भी उसको इस्तेमाल करना दे रहे हो, पैसा वापस भी नहीं कर रहे हो। वापस तो खैर नहीं मिलना चाहिए था, जिसने रिश्वत दिया उसको तो आउट करना ही चाहिए, लेकिन पैसा इतना तो कोई भी बच्चा भी, जितनी मैं समझता हूँ इतनी भी अकल और इंसाफ दिमाग में रखता, तो कहता कि ये 6,000 करोड़ है, इसको ये डिसाइड करेंगे, ये कमेटी डिसाइड करेगी कि इसमें से कितने हजार करोड़ महिला सुरक्षा में जाएगा, कितना बच्चों की शिक्षा में जाएगा, कितना ग्राउंड्स पे जाएगा, कितना स्पोर्ट्स में जाएगा। उस पैसे का एक पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च करना चाहिए था उसको। वो पैसा इन्होंने बिल्कुल उनको कहा जो आप मौज करो, हमने खाली एक लाइन लिख दी है कि असंवैधानिक है, लेकिन आप इस पैसे से मौज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हंसने वाला, मतलब अपना खुद मजाक उड़ा रहे हैं। आप कह रहे हो रिस्पेक्ट कहां से बनेगी बताइए? आप विश्वसनीयता जो आप कह रहे हो महेश जी, तो कानून वो बड़ा अच्छा एक शेर है कि दिल में ना हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। तो मोहब्बत तो तब मिलती है जब अच्छा काम करते हो। जुर्रत का मतलब ये नहीं कि मैं दारा सिंह बन के लोगों को पीटूं, जुर्रत का मतलब है अपना किरदार रखो ना कि लोग प्रेम करें आपको। आप हरकतें तो ऐसी करते हो और फिर कह रहे हो आप कोर्ट का विश्वास करो, कोर्ट की रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट करने वाला कोई काम तो करो, तो हम रिस्पेक्ट करेंगे। अगर बदतमीजी वाला या बेइंसाफी वाला या हंसने वाला मजाक कोई करोगे तो हम हंसेंगे ही आपके कि आपने तो वो, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन की कुछ ना बन सके तो तमाशा बना दिया आपने। अपना तमाशा तो खुद बनवाया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।